नमस्कार साथियों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी के 50 महत्वपूर्ण वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानने वाले हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2026 में होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, ताकि आपको एक एक प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आप सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दे करके आप यह जांच सके कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो साथियों, जब आप फरवरी 2026 में एग्जाम देने के लिए जाइएगा, तो कुछ इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, और 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको लगभग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको 50 का उत्तर देना ही है। तो आज हम लोग उन्हीं 50 प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि बार बार ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, और हमारा यह 100% गारंटी है कि जब आप लोग 2026 में पेपर देने जाइएगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, समय काफ़ी कम है, चूंकि आपके इंटर यानी कि क्लास 12th का एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, हो सके तो एक कॉपी ले लीजिएगा, और कॉपी में आप लोग 1 से लेकर के 50 तक के अंक अंकित कर लीजिएगा। और आपका 1 का ऑप्शन ए है, 2 का ऑप्शन बी है, इस प्रकार से आप लोग लिखते चलिए, या कमेंट बॉक्स में भी आप लिखते चलिए। और हमें अंत में अवश्य बताइए कि आपको कुल कितने ऑब्जेक्टिव में अंक प्राप्त हुए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों, आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? क्या यह एक एकांकी है, या कहानी है, यात्रा संस्मरण है, या ललित निबंध है? तो जैसा कि आप सभी यह बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित बातचीत है, ना कि एक प्रकार की कहानी है, ना एकांकी है, ना ही इसमें किसी यात्रा का जिक्र किया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, एक प्रकार का क्या है, ललित निबंध है। चलिए, आशा करता हूँ आप इस प्रश्न का उत्तर सही दिए होंगे। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत करने के क्रम में सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण कौन सी भूमिका होती है? क्या तर्क करना, जिज्ञासा, आत्मीयता, या प्रवाहपूर्ण भाषा? तो देखिए साथियों, संवाद यानी कि बातचीत में केवल हम बात करते जाएं, यह अच्छी बात नहीं है। आत्मीयता से बात करें, एकदम प्रेम पूर्वक मन से बात करें, तब वह संवाद माना जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? यानी कि चैप्टर जो है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही रचित है, और इसी बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट जो इस चैप्टर के लेखक हैं, वो हमें क्या बतलाना चाहते हैं? क्या बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, या ऑप्शन बी है भाषण की शैली बताना चाहते हैं, ऑप्शन सी है संवाद की शैली बताना चाहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं, वह बातचीत पाठ के माध्यम से हमें बातचीत की शैली यानी कि हम किस प्रकार से बात करनी चाहिए, यह बताना चाहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, आपको जिस प्रश्न का उत्तर याद है, आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, लिखिए उसको, ताकि वह आपको हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, या कनाडा के? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है साथियों? यानी कि यह एक बातचीत करने का ऐसा तरीका है ना,
कि हम लोग इतनी चतुराई के साथ इतना प्रेम पूर्वक बात करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे बातों से प्रभावित होता है, वह प्रसन्न हो जाता है हमारी बातों से। इसको ही हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है यूरोप के लोगों में अत्यधिक प्रचलित है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 5 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो साथियों, जो उसने कहा था कहानी है, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित है। और इस उसने कहा था कहानी में सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, लहना सिंह, मुख्य रूप से साथियों लहना सिंह का वर्णन है, एक सूबेदारनी का भी वर्णन है। तो उसने कहा था कहानी में जो है ना, वह अमृतसर नामक जगह का, शहर का चित्रण है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 6 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? यानी कि जो जर्मन लप्टन था, लप्टन साहब, उसको किसने मारा था जब वह क्या किया था जी, मतलब नकली लप्टन बन करके आया था। ठीक है, लेकिन उसको लहना सिंह ने पहचान लिया। क्या सूबेदार ने मारा, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने? तो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो उसने कहा था कहानी जो है ना, वह 5 भागों में विभक्त है, इसे 5 भागों में बांटा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला, उसने कहा था कहानी जो है वह किस वर्ष की रचना है? यानी कि यह किस वर्ष प्रकाशित हुई है? 1915, 1920, 1922, 1925। तो साथियों, उसने कहा था कहानी जो है ना, वह 1915 की रचना है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 9 नंबर कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? यानी किस देश का दलाल जो है वह जयप्रकाश नारायण जी को कहा गया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है जापान या ऑप्शन डी है अमेरिका। तो जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना, अमेरिका का दलाल कहा गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 10 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1925, 1932, 1938 या 1924? तो लेनिन की मृत्यु जो है ना 1924 में हुई थी, आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है साथियों कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को या बाल गंगाधर तिलक को? तो लोकनायक के नाम से जो है वह जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और साथियों, जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना, वह बाउल, इनका बचपन का नाम क्या था जी? बाउल था। आप यह भी याद रखिएगा। अगला 12 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए लीलावती देवी, ऑप्शन बी अमरावती प्रभा, ऑप्शन सी प्रभावती देवी या ऑप्शन डी प्रभा सिन्हा। तो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम जो है वह प्रभावती देवी था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, कल्पित, आदर्श या वास्तविक? तो अर्धनारीश्वर पाठ में जो है ना, वह रामधारी सिंह दिनकर जी ने अर्ध पुरुष और अर्ध स्त्री, यानी कि मिलाकर के आधा पुरुष का शरीर जो है, आधा स्त्री का शरीर का एक कल्पित रूप बनाया है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका ऑब्जेक्टिव है कि प्रेमचंद थे, क्या यह गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या संगीतकार थे? तो प्रेमचंद के बारे में तो सब कोई जानता है, इनकी कहानी, इनकी जो कथा कहानी है ना, यह काफी क्या है जी, प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन बी भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न तक बढ़ते हैं। 15 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है
कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? तो संस्कृति के 4 अध्याय को रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 16 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत या रश्मि रथी? तो युद्ध और शांति की समस्या पर जो है वह काव्य कृति लिखा गया था, कौन सा जी? कुरुक्षेत्र। इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? साथियों, यह जो प्रश्न है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञे जी के द्वारा रचित रोज पाठ से लिया गया है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है? क्या मालती नाम है, या लालती नाम है, प्रभावती नाम है, या कलावती नाम है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था जी? मालती था। और महेश्वर और मालती के बच्चे का नाम क्या था? टिट्टू। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला 18 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि अज्ञे जी की कौन सी कहानी जो है वह गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? छोड़ा हुआ रास्ता, बिप थगा, ये तेरे प्रतिरूप या रोज? तो रोज कहानी को ही न गैंग्रीन भी बोला जा सकता है, क्योंकि रोज में मुख्य रूप से गैंग्रीन नामक रोग की ही चर्चा है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। 19 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेव, संतरा? तो महेश्वर जो है ना वह आम फल लेकर के आया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष? तो अज्ञे जी जब 10 वर्ष के थे ना, तभी से उन्होंने जो कविता लिखना शुरू कर दिया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न जो है एक लेख और एक पत्र पाठ से है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था? लोभ, प्रेम, क्रोध या अहंकार? तो भगत सिंह के हृदय में जो है ना वह प्रेम भावना का कोई स्थान नहीं था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। क्या भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगृह यानी राजगुरु होगा साथियों, या ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद? तो एक लेख और एक पत्र पाठ के जो रचनाकार हैं वह भगत सिंह हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला आपका 23 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? सुप्रीत सिंह, अजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह या रणजीत सिंह? तो बताइए कि इस भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम था? तो उनके चाचा जी का नाम था अजीत सिंह। इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1933 को, 23 मार्च 1932 को या 24 मार्च 1934 को? तो भगत सिंह की जो शहादत है वह 23 मार्च 1931 को हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 25 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की है? सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदानीरा या तिरिच? बताइए कौन सी जो रचना है वह जगदीश चंद्र माथुर जी की है? तो ओ सदानीरा पाठ जो है वह जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 26 नंबर ऑब्जेक्टिव है ओ सदानीरा निबंध में बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? सारण, तिरहुत, मिथिला या चंपारण? तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि ओ सदानीरा जो निबंध है वह चंपारण क्षेत्र पर लिखी गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 27 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि पुंडलिक जी कौन थे? गांव के मुखिया थे,
शिक्षक थे, चिकित्सक थे या राजनीतिक नेता थे? तो पुंडलिक जी कौन थे जी? एक शिक्षक थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों, आशा करता हूं कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे होंगे और सभी प्रश्न अच्छी तरीके से आप लोग जो आपको नहीं याद होंगे उसको याद भी करते चल रहे होंगे। चलिए, 28 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि गांधी जी चंपारण में कब आए? आपका ऑप्शन ए है अप्रैल 1918 में, ऑप्शन बी है अप्रैल 1920 में, ऑप्शन सी है 20 जून 1917 को, या अप्रैल 1917 में। तो गांधी जी जो है ना वह चंपारण कब आए थे? अप्रैल 1917 को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 29 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, मोहन राकेश जी, नामवर सिंह या उदय प्रकाश? तो सिपाही की मां एकांकी के जो लेखक हैं वह मोहन राकेश जी हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, किसकी मां पागल हो गई है? मानक की, सिपाही की, चौधरी की या दीनू की? तो सिपाही की जो मां है ना वह पागल हो गई है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 31 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लाहौर, बर्मा, बंगाल या जापान में? तो सिपाही की मां एकांकी के अनुसार जो है वह लड़ाई बर्मा में हो रही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 32 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है? क्या यह बिशनदेई की बहन है, सिपाही की मां है, पड़ोसन है या मुन्नी की मौसी है? तो सिपाही की मां एकांकी में कुंती जो है ना वह पड़ोसन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 32 नंबर ऑब्जेक्टिव है। 33 नंबर कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? क्या यह दिनकर जी की रचना है, नामवर सिंह जी की रचना है या उदय प्रकाश जी की रचना है या बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है? तो दूसरी परंपरा जो है वह नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह या उदय प्रकाश? तो प्रगीत और समाज के जो लेखक हैं, प्रगीत और समाज के लेखक यह कौन है? तो नामवर सिंह जी ही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 35 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि जूठन के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, उदय प्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि या बाल कृष्ण भट्ट? तो जूठन पाठ के जो रचनाकार हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 36 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? यानी कि जो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं उनको अपने विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? भाई ने, पिताजी ने, माँ ने या भाभी ने? तो लेखक के पिताजी ने देखा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37 नंबर ऑब्जेक्टिव है, जूठन क्या है? रेखाचित्र, शब्द चित्र, कहानी या आत्मकथा? तो जूठन पाठ जो है ना एक प्रकार की आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपनी आत्मकथा को लिखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह कथन किसका है? लेखक की माँ का, लेखक के चाचा का, लेखक के पिताजी का या लेखक की बड़ी भाभी का? तो कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह कथन जो है वह लेखक के पिताजी का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न, मलयज के पिता का क्या नाम था? रामनाथ वर्मा, त्रिलोकीनाथ वर्मा, दीनानाथ वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो मलयज के पिताजी का जो नाम है वह त्रिलोकीनाथ वर्मा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मधुमेह, कैंसर, क्षय रोग या हैजा? तो मलयज जो है वह छात्र जीवन में जो है वह क्षय रोग से ग्रसित थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
41 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि पेड़ किसके लिए काटे जा रहे हैं? बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ जो है वह ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला आपका 42 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश या अज्ञे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं वह मलयज हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला 43 नंबर प्रश्न है लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? इलाज करवाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, किसी से मिलने के लिए या अदालत में पेशी के लिए। तो लेखक के पिताजी जो है वह शहर अदालत में पेशी के लिए गए थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला आपका 44 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि तिरछ कैसी कहानी है? मिथकीय, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक या प्रतीकात्मक। बताइए तिरिच कैसी कहानी है? तो तिरिच एक प्रकार की प्रतीकात्मक कहानी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 45 नंबर प्रश्न है कि तिरिच क्या होता है? जंगली सांप, दरियाई घोड़ा, भेड़िया, बिस्खापड़ या जहरीला लिजार्ड। तो तिरिच जो है ना एक प्रकार का बिस्खापड़ यानी कि जहरीला लिजार्ड होता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 46 नंबर ऑब्जेक्टिव है कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? कहानीकार के पिता ने, कहानीकार की माँ ने, कहानीकार के भैया ने या कहानीकार के चाचा ने। तो कहानीकार के सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बताया? तो कहानीकार की माँ ने। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला आपका 47 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है? यानी कि अगर हम लोग कुछ परीक्षाओं में अच्छा से अच्छा अंक ला लें तो उससे भी अत्यधिक कठिन क्या है? जीवन में उन्नति करना, जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना, जीवन को समझाना या इनमें से कोई नहीं। तो लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन जो है वह अपने जीवन को समझना है। इसलिए ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला आपका 48 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि जिंदगी का अर्थ क्या है? धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना या सत्य प्राप्त करना। तो जिंदगी का अर्थ जो है वह क्या है? तो सत्य की खोज करना। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 49 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र, अनुशासित, दायित्वपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो बचपन में जो बच्चा रहता है ना, अगर वह स्वतंत्र रहे तो चारों ओर का दिमाग उसमें सम्माहित होता है, चारों ओर का वातावरण उसमें सम्माहित होता है। इसलिए स्वतंत्र आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आपका अंतिम प्रश्न है आज का 50 नंबर कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था या क्या है? आप ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जयंत कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जीवंत कृष्णमूर्ति या जनेश कृष्णमूर्ति। तो जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम जो है वह जिद्दू कृष्णमूर्ति था। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों आज के हम लोग इस क्लास में आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा फरवरी 2026 के लिए 50 प्रश्नों को पढ़ा। तो आप हमें कमेंट करके यह बताएं कि आपके इस 50 ऑब्जेक्टिव में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। और साथियों आज के क्लास में जैसा कि हम सभी ने आपके जो हिंदी के गदखंड के 13 पाठ हैं उससे लगभग 4-4 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिए थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए उस चैप्टर से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगले वीडियो में हम लोग काव्य खंड से 4-4 ऑब्जेक्टिव प्रति चैप्टर को लेंगे और आपको फिर 50 प्रश्नों को करवाएंगे। और साथियों आपको एक सूचना भी कि आज
शाम से, यानी कि आप देख लीजिएगा शेड्यूल में 7 बजे, लगभग में 7 ही बजे से आपका हिंदी व्याकरण की क्लास प्रारंभ हो रहे हैं। और आज का आपका पहला क्लास जो है वह संज्ञा का है। ठीक है, हम लोग काफ़ी कम समय में, लगभग 10 मिनट से भी कम समय में एक एक टॉपिक को प्रतिदिन पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो आप सभी वीडियो में शाम को भी आइएगा, क्लास में शाम को भी आइएगा, ताकि आपकी परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर तरीके से करिए, ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में आपको अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।